तुम्हा सर्वांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। आप सब लोग यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद। महादेव करे आपका ये साल सफलता और संपन्नता से भरपूर हो। हे माधव हे मुरली मनोहर यशोदानंद छवि मन भावन श्वास श्वास तुम्हारी रटकाना श्वास श्वास तुम्हारी रटकाना दर्शन दे जो नैन हो पावन। हे माधव हे मुरली मनोहर हे माधव हे मुरली मनोहर हे माधव हे मुरली मनोहर हे माधव हे मुरली मनोहर। नागर दाती दाम दाती दाम दाती दाम सारे नि सा पा मा पा मा पा गा पा गा रे नि सा सारे नि सा पा मा पा मा पा गा पा गा रे नि रे सा पानी सा नि सा सा नि दा पा मा गा नि दा नि दा पा मा गा पा दा गा पा मा गा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा रे नि सा सा रे रे गा रे पा सा नि सा नि दा पा मा गा रे नि दा पा मा गा रे पा गा रे नि सा। हे माधव हे मुरली मनोहर जी काशी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुमने मुझे उठाने की हिम्मत कैसे की? हिम्मत नहीं, मदद के लिए। हाँ, जिसे कि बहुत बड़े नायक हो। तुमसे तो बड़ा ही हूँ। खजूर का पेड़ भी तुलसी से बड़ा ही होता है, पर फिर भी तुलसी अच्छी होती है, समझ लो। बाजी, ये क्या कर रही है? मैं अपने मन में तुम्हारे लिए बुरे शब्द बोल रही हूँ। तो मन में क्यों बोल रही है? मुंह से बोलना। कुंती कन्या कभी ऐसे शब्द नहीं बोलती। लो, याद रखना, जो दूसरों के लिए जैसा सोचता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। इस बंदरिया ने रुक्मिणी को भगा दिया। हाँ, पता नहीं इतनी सारी महिलाओं के बीच वो कहाँ छुप गई होगी। अब और लड़ना है या संगीत आरंभ करें? औरतों के कार्यक्रम में मर्दों का रहना शोभा नहीं देता। जाओ, बाहर जाओ।
हमारे साथ। यदि उस मुठभेड़ में कमरुद्दीन भी मारा जाता तो ये जीत और भी अधिक मीठी होती। औरंगजेब का जवाब अभी भी मिला है, तब मुंह तोड़ जवाब मिलता। मुंह तोड़ जवाब उसे अब भी मिलेगा। गुड़ी पड़वा के बाद उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि मुगल सल्तनत का नामो निशान मिट जाएगा। भावराव मल्हार, उत्सव के समय क्रोध करने का क्या अर्थ है? उत्सव? मराठियों के हाथों मराठियों के मारे जाने का उत्सव केवल आप ही मना सकते हैं पंत प्रतिनिधि। ये भावराव मल्हार नहीं। भावराव, जबान छोड़कर बात कीजिए। थांबा। मित्रांनो, भावराव को अपने मन की बात कहने दो। कहिए। मेरे पिता, आपके पिता, आपके पिता, आपके पिता और आपके भी पिता, सबने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर मराठी साम्राज्य के लिए अपना रक्त बहाया। और अब इस साम्राज्य, इस अजंक्य तारा की स्थिति को देखकर उनकी आत्मा आंसू बहा रही। और एक बात याद रखिए, लकड़ी चाहे चंदन की ही क्यों ना, उसमें घून लग ही जाता है। शांति। कौन सा घुन लग गया इस मराठी साम्राज्य को? आप। भावराव! मेरी मातृभूमि जिसे मैं अपनी माँ से भी अधिक प्रेम करता हूँ, उसी मातृभूमि की डोर तारा रानी साहेब ने पुत्र प्रेम में अंधी होकर आप जैसे कमजोर राजा के हाथ सौंप दिया। मेरे भाई शंकर राव मल्हार की हत्या का जख्म देकर भी उनका मन नहीं भरा, तो उन जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि आपने उन्हें मारा। तो तुम उस गद्दार के भाई हो? गद्दार नहीं था वो, शाहू जी का मात्र समर्थक था। आपने युद्ध की इतनी गाथाएं नहीं सुनी होंगी, उससे कई अधिक मराठियों के लिए युद्ध लड़े हैं उसने। जब वो मैदान में उतरता था, अकेला ही सैकड़ों पे भारी पड़ता था वो। और तारा रानी साहब का कहना है कि आपने अकेले ही शंकर राव मल्हार और अन्य मराठी सरदारों के प्राण ले लिए। मात्र प्राण नहीं, सम्मान भी लिया है। तुम्हारा भाई अपने घुटनों के बल बैठकर हमसे अपने जीवन की भीख मांग रहा था भावराव। भाग्यशाली है तू कि तुम मराठियों की भूमि में पकड़ी गई। यहाँ नारी का सम्मान होता है। तुम भले ही नारी होने की गरिमा भूल गई हो, हम मराठी अपनी गरिमा नहीं भूले। और ये भी नहीं भूले कि तुम हमारी शत्रु हो। बताओ, तुम किस इरादे से आई हो यहाँ पे? कितने हो तुम लोग और क्या क्या करने वाले हो? मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। मुगल हूँ, कातिल हूँ, पर गद्दार नहीं। तुम जैसों की जबान खोलना हमें आता है। मुझे पता था आप जिद पर आ जाएंगी और ना चाहते हुए भी मुझे अपनी जुबान खोलनी ही पड़ेगी। इसीलिए किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। औरंगजेब जिंदाबाद! अब ये हमारे किसी काम की नहीं रही। खत्म कर दो इसे। रानी साहब,
औरंगजेब के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने की यही एक चाबी है। इसे तोड़ दिया तो कठिनाई में पड़ जाएंगे सब। रानी साहब, बाबूराव मल्हार ने राजे के ऊपर तलवार उठाई। हो। गुड़ी पाड़वा की पूजा के बाद इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आपने अपने राजा पर तलवार उठाने का दुस्साहस कैसे किया? तलवार उठाई पण चलाई नहीं, लेकिन केवल तलवार उठाने भर से सच पे पड़े झूठ का पर्दा कट गया। कौन सा सच? राजे की वीरता का सच। इनकी रगों में आपका रक्त तो है, किंतु शत्रुओं को देखकर इनका रक्त ठंडा पड़ जाता है। इनकी वीरता आपका फैलाया हुआ भ्रम। और आप कहती हैं कि जिन मराठी सरदारों को आपने मारा वो मराठियों के विरुद्ध उस औरंगजेब से जा मिले थे। झूठ। किंतु सत्य तो यह है कि मेरा भाई और शाहू जी के श्रेष्ठ समर्थक इस राज्य के असली उत्तराधिकारी को वापस लाने का मार्ग खोज रहे थे, पर आपसे ये सहा नहीं गया। आप जानती हैं कि शाहू जी के लौट आने पे आपके राजे का क्या होगा। भला सोने के आगे पीतल को कौन पूछता? इसलिए आपने स्वयं मेरे भाई को मार दिया और उसका सेहरा अपने पुत्र के सर बांध दिया। हत्या निर्दोषों की जाती है, पापियों का वध किया जाता है। आपका भाई देशद्रोही था, महाराज ने उसे देशद्रोह का दंड दिया है। यदि यही बात है तो मैं महाराज से प्रार्थना करता हूं कि यही दंड मुझे भी दे, किंतु अपने हाथों से। मुझे केवल सत्य ही नहीं, प्रमाण भी चाहिए। मैं राजे को चुनौती देता हूं, यदि इन्होंने स्वयं मेरे भाई और अन्य मराठी सरदारों को मारा तो कल मुझसे युद्ध कर मुझे भी उसी प्रकार मारे जिस प्रकार इन्होंने मेरे भाई को मारा। मैं भाऊराव इस बात को सिद्ध करने का बीड़ा उठाता हूं कि राजे सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। क्या आप राजा और मेरा द्वंद्व करवाकर मुझे गलत साबित करने का बीड़ा उठाती? तलवार उठाइए और देशद्रोही को मृत्यु दंड दीजिए। जय भवानी। उठाइए बीड़ा रानी साहब, उठाइए। रानी साहब आप चिंता मत कीजिए, इस भाऊराव को हम स्वयं खामोश कर देंगे। बस, हम इस सत्य को और नकार नहीं सकते पंत प्रतिनिधि जी की राजे युद्ध नहीं कर सकते। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि राजे अगर एक योग्य योद्धा साबित नहीं हुए तब भी एक योग्य शासक अवश्य बनेंगे, और हम उनकी युद्ध कला की अयोग्यता को उनके सिंहासन पर बैठने की बाधा नहीं बनने देंगे। इस चुनौती का सामना राजे ही करेंगे, और वो भी अकेले। हमको तो आश्चर्य है कि मुगलों ने इतने बड़े षड्यंत्र की जिम्मेदारी एक औरत को दे कैसे दी, क्योंकि वो तो हमारी तरह नारी को शक्ति का रूप मानते ही नहीं है। उसने अपनी जबान क्यों काटी?
ऐसा कोई तभी करेगा जब उसके पास कोई ऐसा राज हो जिसे वो किसी भी मूल्य पर बताना नहीं चाहता। पर वो राज है क्या? बंदी होने के पश्चात भी उसे षड्यंत्र की सफलता का विश्वास क्यों है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर तो रुक्मणी दे सकती है, पर बालाजी, शत्रु के प्रहार पर हमारा बस नहीं है, पर अपनी सुरक्षा पर है। कल के आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। खुदा जी। रुको, दिखा इधर। ये युद्ध में घायल हुए विकलांग सैनिक हैं। कल इनका सम्मान होने वाला है। इन सबको ससम्मान अतिथि गृह में लेके जाओ। कल क्या क्या होने वाला है? कल प्रातः रानी साहब और बाकी महिलाएं गुड़ी की पूजा करेंगी। उसके पश्चात गुड़ी पूजन उत्सव आरंभ होगा और फिर महाराज शिवाराजे भाऊराव मल्हार की चुनौती का सामना करेंगे। उनके द्वंद के बाद महाराज और रानी साहब विकलांग सैनिकों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित करेंगे। साथियों, तैयार हो जाओ। कल हम एक नई तारीख लिखने वाले हैं। कल सुबह सूरज उगेगा मराठी जमीन पर और हम मुगल सतारा के आसमान को अपने शोलों से ऐसा रंग देंगे कि शाम ढलने तक ये जमीन मुगल की सरजमीन का हिस्सा होगी। चलो साथियों, चलो जल्दी जल्दी। हम सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। नहीं बालाजी, आप नहीं, आप विश्राम कीजिए। विशेष रूप से बाजी, तुम वीर माता पिता की वीर संतान हो बाजी। इन सैनिकों की तरह संसार एक दिन तुम्हारी वीरता को भी नमन करेगा। चला। मुझे आपको लड़ता हुआ देखकर हमने भी युद्ध करना सीख लिया है साहब। आप चिंता मत कीजिए, हम भाऊराव के साथ वही करेंगे जो आपने शंकरराव मल्हार के साथ किया था। आप सिर्फ जबान चलाना जानते हैं, तलवार चलाना नहीं। पर हमने बालाजी से तलवार चलाने की शिक्षा ग्रहण की है ऐसा। गुरु शिष्य को तलवार चलाना सिखा सकता है, तलवार चलाने का साहस नहीं दे सकता। वो अपने मन में स्वयं जगाना पड़ता है। बोलिए, वो साहस है आप में? हमारी आयु ही क्या है ऐसा है? आप आयु में बालाजी के बेटे से तो बड़े हैं ना। बाजी की वीरता देखी है आपने? एक शस्त्रधारी हत्यारिन के साथ निहत्था लड़ने के लिए तैयार था वो। बालाजी ने उसे वही संस्कार दिए हैं जो संस्कार आपको देने का प्रयास किया उन्होंने, पर आपने वो संस्कार ग्रहण ही नहीं किए। अगर पात्र में ही छेद हो तो सागर में कितनी भी गहरी डुबकी क्यों ना लगाए, बाहर खाली हाथ ही आना होता है। खरतर आपको जीवन में सब कुछ इतनी सरलता से मिल गया है कि आपने कठिनाइयों का सामना ही नहीं किया है।
और वो भाऊराव मल्हार, वो आग में तप के बड़ा हुआ है। अल्पायु में उसने अपने पिता को खोया और फिर अपने भाई को, और जो सब कुछ खो चुका हो उसे अपने प्राण खोने से भी भय नहीं लगता। आपको ये सब पता था, फिर भी आपने बीड़ा उठाया आई साहब। हम मारे जाएंगे आई साहब, हमें बचा लीजिए, वाचो हमारा। हम आपको बचाएंगे राजे। उन कैसे? जब नीति काम नहीं आती तो कूटनीति अपनानी पड़ती है। अगर अपने सीने पर होते हुए वार को रोकना हो तो दुश्मन की पीठ पर वार करना सीखना होगा। हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? रुक्मिणी का सत्य पहचान ही नहीं पाए। यदि तुम्हें संदेह नहीं हुआ था बाजी, तो अनर्थ हो गया होता। आई सही कहती है बाबा कि किसी पर भी विश्वास करो तो आंख खोल के करो। जो आंख मूंद के विश्वास करते हैं उनके साथ हमेशा छल होता है। हमारा सीधा साधा बाजी इतना नीति कुशल कैसे हो गया? आई ने सिखाया कि ज्यादा सीधा बनना भी अच्छी बात नहीं है। मनुष्य हो या वृक्ष, सबसे पहले उसी वृक्ष को काटा जाता है जो सबसे सीधा हो। अच्छा सरकार, हमें भी कुछ सिखाएंगी? यह सारा ज्ञान आपने अपने पुत्र के लिए बचा कर रखा है। काय झालं? काहीच नहीं, काय नहीं, छोटी मोटी चोटें हैं, लगती रहती हैं, आप तो जानती हैं। आज दुख इस बात का है कि किसी ने पीछे से वार किया और उनका नेता हमारे हाथों से भाग निकला। यदि मुझे पकड़ पाते तो औरंगजेब के षड्यंत्र को समझने का एक और मौका हमारे हाथ लग जाता। आप फिर से हाँफने लगे राजे? अभी तो आपने एक ही बार सीखा है। हम आपकी क्षमताओं को बढ़ा नहीं सकते, पर दुश्मन की क्षमताओं को कम अवश्य कर सकते हैं। बाण प्राण तभी लेता है जब वो तेज गति से आकर हृदय में लगे। बाण से यदि उसकी गति छीन ले तो वो मात्र लोहे का एक टुकड़ा है। ये कांटा भाऊराव मल्हार नाम के बाण से उसकी गति छीन लेगा। ये एक विशेष घोल में डूबा है राजे। आप यदि इस कांटे को भाऊराव मल्हार की नस में चुभा दें तो समझिए उससे उसकी फुर्ती छीन लेंगे। बस फिर द्वंद्व बराबरी का होगा। पर ये तो छड़ है आई साहब। छड़ नहीं राजे, युक्ति है। जहां शक्ति नहीं होती वहां युक्ति अपनानी पड़ती है, और जहां साम्राज्य और प्रजा की बात हो वहां एक राजा को विजयी होने के लिए हर प्रयास करना पड़ता है। हारने से बड़ा पाप एक राजा के लिए और कोई नहीं होता। इसलिए लीजिए और जाइए, द्वंद्व की तैयारी कीजिए। आणि हो, गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। चला वानरसेना, तैयार हो जाओ। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। अब आप आगे क्या करेंगे बाबा? हाथ पर हाथ रख तो बैठ नहीं सकते ना बाजी। हमारे पास इस षड्यंत्र का एक ही सूत्र है रुक्मिणी,
अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि गूंगा भी बोल उठे। ये तो हमें आई तो चिमना और बिहू के साथ ही रहना, मैं अजिंक्य तारा का चक्कर लगा कर आता हूँ। बाजी, ऐसे महल में घूमने से क्या होगा? माहित नहीं, पर मेरा मन कहता है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर हमारे आसपास ही है, और हम प्रश्नों में इतने उलझे हुए हैं कि उत्तर की ओर देख ही नहीं रहे। गुड़ी पाड़वा के दिन तुम हम मराठियों का नाच देखना चाहती थी। हम तुम्हें गुड़ी पाड़वा उत्सव दिखाएंगे ताकि तुम देखो और समझो कि सृजन की शक्ति विनाश से बहुत बड़ी होती है। तू मुझे कितना भी उकसा ले बालाजी, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। हम जानते हैं रुक्मणी, तुम हमें कुछ नहीं बताओगे। वैसे भी बताओगी कैसे? हम जानते हैं कि तुम हमें कुछ नहीं बताओगे, पर तुम्हारे सूक्ष्म भाव, तुम्हारी आंखें, किसी को देखकर तुम्हारी प्रतिक्रिया हमें सब कुछ बता देंगे। यदि तुम्हारा कोई साथी नीचे आएगा तो तुम्हारी दृष्टि उस तक अवश्य जाएगी। हिफाजत के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं, इसलिए चाबी मिलते ही मैं उसे महल के आंगन में रखी एक बड़ी सी मूर्ति के नीचे छिपा के रख दूंगी, ताकि अगर मैं पकड़ी भी गई तब भी हमारा मकसद आजाद रहेगा। ये मुहिम तो पूरी होगी, चाहे रुकैया के साथ चाहे रुकैया के बगैर। हमें ये नहीं पता रुकैया कि तुमने ये काम कैसे किया। तुमने हमारे हाथ में इस महल के खास कमरे की नहीं, मुगल सल्तनत के सुनहरे मुस्तकबिल की चाबी दे दी है। क्या हुआ आपको? होशियार समझते हो ना बालाजी, पर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये कभी नहीं जान पाओगे कि आज क्या होने वाला है।
बच्चा, हम बिल्कुल ठीक है। आप मुस्कुरा क्यों रहे हुजूर? ये वही बच्चा है जिसने शाश्वत का हमला नाकाम किया था, पर इस बार हमने ऐसा भेष बदला है ये शैतान की औलाद ने भी नहीं पहचाना। भेष की जगह मन बदला होता तो बात ही कुछ और होती। मैंने तुम्हें पहचान लिया पर दिखाया नहीं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम करने क्या वाले हो। जनाब, हम करने क्या वाले हैं? हम जो करने वाले वो सबकी आंखों के सामने है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे पा रहा। हमारी साजिश पूरे अजिंक्य तारा में फैली हुई है और ये तभी दिखाई देगी जब अपने अंजाम तक पहुंचेगी। वो गुड़ी सिर्फ गुड़ी नहीं, बारूद की लड़ी है। जो ये फटेगी तो पूरा किला मिट्टी में मिल जाएगा। जनाब, गुड़ी में आग कब लगाई जाएगी और कैसे? अब्दुल, सबर। पहले तो हमें ये चाबी सही हाथों तक पहुंचानी है, उसके बाद तारा रानी के महफूज खास कमरे तक पहुंचना है जहां रुकैया ने सारा बंदोबस्त किया हुआ है। नहीं रानी साहब, प्रसाद अभी नहीं। प्रसाद हम हमारी विजय के बाद ही ग्रहण करेंगे। अभी आप खा लीजिए, क्योंकि पुत्र की पराजय के बाद आपसे कुछ खाया नहीं जाएगा। आशा करते हैं राजे द्वंद के लिए तैयार है। मराठी अपनी जमीन पर हक जताने के लिए आपस में लड़ते रह जाएंगे। खबर तक नहीं कि आसमान से ऐसे अंगारे बरसेंगे जो उनकी हस्ती को खाक में मिला देंगे। तुम्हें लड़ने का बहुत शौक है ना, तो हम तुम्हें लड़ने का मौका देते हैं। आज हमारे स्थान पर भाऊराव मल्हार से तुम लड़ोगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं योद्धा नहीं है। कृपया मुझे जाने दीजिए, मुझे बाबा को एक अति आवश्यक सूचना देनी है। भाऊराव मल्हार ने हमें द्वंद्व की चुनौती दी है, यानी तुम्हारे पिता का दायित्व था कि वो हमें ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार करें, पर वो असफल रह गए बाजी। अब पिता का ऋण पुत्र नहीं चुकाएगा तो कौन चुकाएगा? यानी इसीलिए भाऊराव मल्हार से हमारे स्थान पर तुम लड़ोगे। ये लो, द्वंद्व युद्ध से पहले ये कांटा भाऊराव मल्हार को चुभा देना। कांटा चुभते ही वो शिथिल पड़ जाएगा और फिर मौका मिलते ही उसकी पीठ पर वार कर देना बाजी। मेरे बाबा कहते हैं बेईमानी की जीत से ईमानदारी की हार ही अच्छी है। जीतना तो तुम्हें पड़ेगा ही, फिर चाहे ईमानदारी से या बेईमानी से। और याद रखना, दांव पर मात्र हमारा सम्मान नहीं, तुम्हारे पिता का यानी तुम्हारी मातृभूमि का भी सम्मान है। समझ लेगा बाजी?
न्यायिका, इसकी सूरत ऐसी ढक दो कि देखने वाला इसकी सीरत भी ना पहचान पाए। ये तुम्हारे महाराज का आदेश है और यदि इसका उल्लंघन किया तो मात्र तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पिता और तुम्हारे परिवार का सम्मान, धन, यश, संपत्ति सब छीन ली जाएगी और तुम सबको देश से निकाल दिया जाएगा। अब गुड़ी में क्या है, इसका सच द्वंद भूमि में ही सबके सामने बताना होगा। चंद्रसेन जी, आप तारा रानी साहब के सबसे बड़े वफादार धना जी के बेटे राजे के विरोधी की सहायता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप मात्र राजे का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस राज्य में जो गलत हो रहा है उसका विरोध भी कर रहे हैं। आज यदि राजे की पराजय होगी तो तारा रानी साहिब का झूठ, राजे का मान और बालाजी का घमंडी नहीं टूटेगा, बल्कि हमारे पिताजी का बालाजी के ऊपर जो अटूट विश्वास है वो भी टूट जाएगा। पर हाँ, बालाजी कौन है? यही तो सारी बात है बाबूराव जी, यही सारी बात है। तो कोई नहीं है, ना ही उसकी कोई बिशात है, ना ही कोई औकात, लेकिन उसके बाद भी हमारे पिताजी हमसे ज्यादा उसके ऊपर विश्वास करते हैं। रानी साहिब ने हमसे ज्यादा हमारे पिताजी के मुंह से उस बालाजी का नाम सुना है। यदि राजे को उस बालाजी के स्थान पर हमने सिखाया होता ना, तो तब भी वही होता जो हो रहा है। हम ये शिरस्त्राण नहीं पहनेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जब हम राजे के प्राण लें तब वो मरने से पहले हमारा चेहरा जरूर देखें। आज राजे के प्राण लेकर हम केवल अपने भाई शंकर मल्हार की हत्या का बदला ले रहे हैं, लेकिन तारा रानी साहब से हमारा बदला उस दिन पूरा होगा जिस दिन सिंहासन पर शाहू जी बैठेंगे। बालाजी, आज तेरी हार होकर ही रहेगी। का आशीर्वाद नहीं, वीरता काम में आती है। वीरता दिखाइए, वीरता। और आज आपको कोई भी आशीर्वाद, कोई भी कवच मेरे प्रहार से नहीं बचा सकता। आइए।
व्यवस्था की पड़ताल करके आते हैं। बस ये बालाजी है कहाँ? सबके सामने अपने शिष्य की हार देखने के लिए यदि गुरु उपस्थित ना हो तो खेल का आनंद अधूरा रह जाता है। तुमने कोशिश तो अच्छी की थी रुक्मणी, ये आंधी की तरह आओ और अजिंक्य तारा को बर्बाद करके चली जाओ, पर तुम ये भूल गई कि आंधियों में पत्ते उड़ा करते हैं, पर्वत नहीं। हम गुड़ी पाड़वा का उत्सव मना रहे हैं और तुम इसे अपनी नाकामी का जश्न समझकर देखो। साहू जी की जय। उठिए राजे, उठिए वार कीजिए। उठिए राजे। साहू जी की जय। उठिए राजे, उठिए वार कीजिए। उठिए राजे। अपने पुत्र को ऐसे संकट में देखकर रानी साहिब के हृदय पर क्या बीत रही होगी। राजे ने अभी तक उस कांटे का प्रयोग क्यों नहीं किया? स्वयं ना करना पड़े तो युद्ध इतना भी बुरा नहीं होता। बालाजी का पुत्र हमसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब देखते हैं भाऊराव की तलवार से कितनी बातें कर पाता है। उठिए, वार कीजिए। यूं पीठ दिखा के कहां जा रहे हैं महाराज? देखिए महाराज पीठ दिखा के जा रहे हैं।
असफल होने के बाद भी इसने अपनी आंखें ऐसे शांति से बंद कर ली हैं जैसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता देख लिया। ऐसा क्या देखा इसने? पुजारी के पास काम करती थी। वहाँ पे भगवान की झांकियाँ सजाने से लेकर खाना बनाना, सफाई का काम, हर काम कर सकती हूँ। रुक्मिणी काको झूठ बोल रही है, वो गर्भवती नहीं है। तुमने नहीं बताया, तुम्हारी आंखों ने बता दिया। इतने दिनों तक तुम गर्भवती होने का नाटक करती रही। मटकों की सहायता से प्रत्येक गोली में बारूद भर दिया ताकि एक चिंगारी लगते ही मराठी साम्राज्य का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाए। तुम अपने दिल में ये खुशी लेकर मरना चाहती हो ना कि तुम और तुम्हारा आका औरंगजेब अपने षड्यंत्र में कामयाब रहे। तुम्हारा दंड मृत्यु नहीं है। तुम्हारा दंड मृत्यु से पहले यह जानना है कि तुम्हारे षड्यंत्र से पर्दा उठ चुका है और तुम सब उसमें नाकाम रहे। ये राजे की आवाज नहीं है। कहती है ताकत को तेजी हराती है और तेजी को बुद्धि।
ये बालाजी का पुत्र है। बिसात बहुत बड़ी थी, अब मराठियों की मौत भी उतनी ही बड़ी होगी। तारा रानी साहिब, गुड़ी पड़वा पे मीर कमरुद्दीन का तोहफा कबूल कीजिए। चलिए हमारे साथ, चलिए। शत्रु ने अजिन के तारा पर हमला किया है और आप चाहते हैं हम प्रजा को अकेले छोड़कर कहीं चले जाएं भाग के? रानी साहब उठिए, चलिए। क्षमा कीजिए रानी साहब, शत्रु ने केवल एक चाल जीती है। यदि आपको और महाराज को कुछ हो गया तो हम पूरी बाजी जीत जाएंगे, इसलिए आप दोनों को यहाँ से चलना होगा। महाराज, ऐसा हमने भावराव को हरा दिया, पर ये सब क्या हो रहा है? महाराज, समझाने का समय नहीं है, आप चलिए हमारे साथ। रानी साहब चलिए, उठाइए इनको, संभाल के आइए। तारा रानी, आप अपनी मौत से दूर नहीं, अपनी मौत की तरफ भाग रही हैं। शिकार खुद चलकर जाल की तरफ जा रहा है, वहां से उसे कोई नहीं बचा सकता।
किसी से भी बताना मत कि महाराज की जगह मैं था। तुम जाओ, तुम्हारी आई तुम्हें दूसरी ओर ढूंढ रही है। जाओ जल्दी जाओ, जाओ। आइए, चलिए 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 सब लोग। आओ, बाजी कहाँ है? मैं उसके बगैर नहीं जाऊंगी। कहाँ है बाजी? बाजी अंदर है। अंदर? आप चलिए, हम लेके आते हैं उसे। चाहिए चलिए चलिए, आप चलिए। बाजी, बाहर निकलो। पूरे अजिंक्य तारा में बारूद बिछा है। मैं जानता हूँ पापा, वो बारूद किससे बिछा? किसने? रुक्मिणी काकी ना रानी साहब और महाराज की हत्या करना चाहती है। वो कहाँ है पापा? आपातकाल कक्ष में। आप पुस्तकालय के पास क्या करने गई थी? इसका मतलब शत्रु यह चाहता है कि महाराज और रानी साहब आपातकाल कक्ष जाए, क्योंकि वही एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां और कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती। मुझे आपातकाल कक्ष में रानी साहब और महाराज की हत्या। लौकर चला राजे, जल्दी। जल्दी चाहिए। क्या हुआ बालाजी? आपात कक्ष सुरक्षित नहीं है। महाराज और रानी साहब को बाहर निकालना होगा तुरंत। लेकिन दरवाजा एक बार बंद हो गया तो अंदर से ही खुलता है, बाहर से खुलता नहीं है। बाजे! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपात कक्ष पर हमला होने वाला है। खाए? बंद करो अपना व्यर्थ का प्रलाप। ये अजिंक्य तारा का आपात कक्ष है, यहाँ शत्रु कभी नहीं पहुंच सकते। महाराज, ये सब रुक्मिणी का षड्यंत्र है। मैं जानती थी कि जब बूढ़ी फटेंगे तो आपको और महाराज को आपात कक्ष में लाया जाएगा। और कुछ मुगल विकलांग मराठी सैनिकों के बीच में अजिंक्य तारा में प्रवेश कर चुके हैं, और उनमें से एक मुगल वही है जिसने हमारे गांव में बारूद बिछाया था। आक्रमण कभी भी हो सकता है पंजे। अब जाइए, सिपाहियों को लेकर आइए। जी। आपात कक्ष अजिंक्य तारा की सबसे सुरक्षित जगह है। द्वार बंद हो जाए तो फिर अंदर से खुलेगा। ऐसी सुरक्षित जगह पर शत्रु आक्रमण कैसे करेगा? मैंने वो फूटा हुआ मटका यही देखा था। ये तो आपातकाल के लिए बनाया हुआ कक्ष है। वो यहाँ क्या करने के लिए आई थी? पंजे, शत्रु आक्रमण पीछे से करने वाला है। भाई साहब, हम इस लड़के की बात पर विश्वास क्यों करें?